डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसकी खोज किसने और कब की, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सिद्धांत क्या है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। चलिए सबसे पहले परिभाषा को जान लेते हैं। तो परिभाषा है, अलग अलग व्यक्ति के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम या सीक्वेंस की तुलना करके उनके बीच के संबंध के अध्ययन की प्रक्रिया को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। अलग अलग व्यक्ति के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की तुलना करके उनके बीच संबंध के अध्ययन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। चलिए इस परिभाषा को चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो ये एक डीएनए का खंड है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि डीएनए डबल हेलिक्स होता है जो न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने से बनता है। ये न्यूक्लियोटाइड्स एक विशेष क्रम या सीक्वेंस में जुड़ते हैं। संसार भर में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उनके डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम होता है, जो सीक्वेंस होता है, लगभग एक जैसा होता है, लगभग एक जैसा होता है या लगभग एक समान होता है। लेकिन डीएनए में कुछ ऐसी भी जगहें होती हैं, कुछ ऐसे भी स्थान होते हैं, कुछ ऐसी भी एरिया होती हैं जहां न्यूक्लियोटाइड क्रम या सीक्वेंस में अंतर होता है, अथवा कहें तो कुछ जगहों पर डीएनए बिल्कुल यूनिक होता है, सबसे अलग होता है। अर्थात डीएनए में कुछ एरिया ऐसी होती हैं जो हर व्यक्ति से एकदम अलग होती हैं। यानी एक व्यक्ति का डीएनए दूसरे व्यक्ति से पूरा पूरा डिफरेंट होता है कुछ जगहों पर। इसी चीज को देखते हुए कहा जाता है कि हर इंसान का डीएनए अलग होता है और यही वो डीएनए के स्थान हैं जिनसे अपराधियों को पहचाना जाता है, इन्हीं स्थानों से जो बिल्कुल अलग होते हैं सबसे। तो परिभाषा में कहा गया है कि अलग अलग व्यक्ति के डीएनए, तो जैसे कोई दो व्यक्ति हैं, उन दोनों के इसी यूनिक जगह के डीएनए की जांच की गई और जांच के बाद डीएनए के सीक्वेंस या क्रम का मिलान किया गया या तुलना की गई। अब तुलना के बाद क्या क्या मिल रहा है, यानी उन दोनों में क्या क्या संबंध है, इस चीज को देखा गया। इसी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज एलेक्स जेफरी ने की थी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज एलेक्स जेफरी और उनके सहयोगी वैज्ञानिकों ने, सहयोगी साथियों ने सन 1985 ईस्वी में किया था। आप लोग याद रखेंगे ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की। आप लोगों को याद रखना है, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज एलेक्स जेफरी और उनके सहयोगियों ने सन 1985 ईस्वी में किया था। तो जिस तरह से पुराने समय में लोग व्यक्तियों की पहचान के लिए परंपरागत रूप से अंगुली चिन्ह का प्रयोग करते थे, अंगूठे का प्रयोग करते थे, बिल्कुल उसी तरह से अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में होता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए प्रोफाइलिंग अथवा डीएनए टाइपिंग भी कहा जाता है। तो डीएनए प्रोफाइलिंग कहो या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहो या डीएनए टाइपिंग कहो, एक ही बात है। तो किसी भी नाम से पूछा जाए, आप लोग ये सभी नाम याद रखेंगे, यही बताना है आपको। तो कुल मिलाकर के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सिद्धांत क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होगी, सभी मनुष्यों के डीएनए में 99.9% डीएनए अनुक्रम एक समान होते हैं। यानी जितने भी मनुष्य हैं उन सभी में 99.9% डीएनए एक समान होता है, बिल्कुल एक जैसे होता है। केवल 0.1% न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में अंतर होता है। यानी कितना डीएनए में अंतर होता है, 0.1% सबसे अलग होता है, सबका यूनिक होता है, वो बिल्कुल किसी से नहीं मिलता है। ये अंतर दोनों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रमों या सीक्वेंस में पाए जाते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केवल रिपीटेटिव सीक्वेंस में विभिन्नताओं के आधार पर होती है। जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है उसमें विभिन्नताओं के आधार पर होती है। अब प्रश्न आया कि रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या है। डीएनए को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक बल्क डीएनए और दूसरा सैटेलाइट डीएनए। जो बल्क डीएनए है ये 99.9% होता है, जिसे हम कोडिंग डीएनए कहते हैं, काम का डीएनए कहा जाता है। और दूसरा है सैटेलाइट डीएनए या
इसे नॉन कोडिंग डीएनए कहते हैं और ये कितना होता है 0.1%। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो 99.9% है ये डीएनए सभी में समान होता है और 0.1% डीएनए किसी में भी समान नहीं होता, सबसे अलग होता है। तो जो बल्क डीएनए है या कोडिंग डीएनए है मतलब 99.9% सभी जीवों में समान होता है डीएनए, और जो सैटेलाइट डीएनए है मतलब सभी जीवों में भिन्न होता है, बिल्कुल अलग होता है। ये सैटेलाइट डीएनए को ही रेपिटेटिव सीक्वेंस कहते हैं। और रेपिटेटिव सीक्वेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं, इसमें सीक्वेंस बार बार वही आते हैं, इसलिए रेपिटेटिव सीक्वेंस हो गया। ये दो प्रकार का होता है, मिनी और माइक्रो। मिनी में 10 से 60 बेस पेयर्स पाए जाते हैं, जबकि जो माइक्रो होता है इसमें 1 से 8 बेस पेयर्स पाए जाते हैं। मिनी के अंतर्गत VNTR आता है, जबकि माइक्रो के अंतर्गत STR आता है। VNTR का पूरा नाम वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट होता है, जबकि STR का पूरा नाम 60 टेंडम रिपीट्स होता है। तो जो VNTR है इसकी लंबाई अलग होती है, कापी भी अलग होती है, सबसे बिल्कुल अलग, बिल्कुल एकदम अलग। इसी आधार पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बनाया जाता है या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसी के आधार पर किया जाता है। तो रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या हुआ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की उपयोग जान लेते हैं। तो उपयोगों के अंतर्गत पहला उपयोग है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा अपराधियों, निर्दोष व्यक्तियों और दुर्घटनाओं में मरने वाले की पहचान की जा सकती है। अर्थात डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से जो अपराधी होते हैं, जैसे किसी ने कहीं चोरी की हो, किसी ने कोई कत्ल किया हो, मर्डर कर दिया हो, किसी ने किसी को मारा पीटा हो, तो उसकी उंगलियों की छाप, ब्लड सैंपल आदि से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा उसे खोजा जाता है। और जब असली दोषी व्यक्ति मिल जाएगा तो निर्दोष व्यक्ति की पहचान हो जाती है, या फिर निर्दोष व्यक्ति के डीएनए को लेकर के उस मौके पर पाए जाने वाले डीएनए से मिलान करके भी देख लिया जाता है। और मिलान के बाद यदि निर्दोष हुआ तो डीएनए नहीं मिलेगा तो समझ लीजिए कि वो निर्दोष है। इसी प्रकार से जो बहुत से दुर्घटनाएं हो जाती हैं उनमें भी किया जाता है, इस तरह से पहचान होती है। फिर दूसरा है इसके द्वारा कुटुंब के सदस्यों के बीच रुधिर संबंधों को ज्ञात किया जाता है, मतलब कौन किसका भाई है या नहीं है, या फिर कोई किसी घर का सदस्य है या नहीं है उस घर का, तो लोगों के खून का रिलेशन है या नहीं है, ये भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। फिर अगला है वल्दियत के झगड़ों का निपटारा भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा किया जाता है। अर्थात डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा किसी संतान के पिता होने की पुष्टि की जाती है। जैसे किसी ने बोल दिया कि ये मेरा लड़का नहीं है, मैं इसे जमीन जायदाद नहीं दूंगा, तो डीएनए के द्वारा पहचान करके उसे उसका हक दिलाया जाता है। इसी तरह से जो अनचाहे बच्चे हो जाते हैं तो होने पर बहुत से बार आप लोगों ने देखा होगा कि लड़का मना कर देता है कि हाँ ये मेरा लड़का नहीं है, उस स्थिति में भी डीएनए के द्वारा पहचान करके उसका हक दिलाया जाता है। इसी तरह से फिर आते हैं अगले पर, खोए हुए व्यक्ति या बच्चे के माता पिता की पहचान भी इसी विधि से की जाती है। अगर कोई बच्चा खो गया है तो भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा उसके माता पिता की पहचान की जाती है, की जा सकती है। फिर अगला है अस्पताल से चोरी किए हुए शिशु को उसके माता पिता तक पहुंचाया जाता है। अगर अस्पताल से कोई बच्चा चोरी कर लेकर चला जाता है तो भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा उसके शिशु को माता पिता तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार से डीएनए प्रोफाइलिंग अथवा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बहुत अधिक उपयोग हैं। आपको बताते चलें कि भारत में हैदराबाद आंध्र प्रदेश वाला हैदराबाद का कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला है जहां डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कार्य किया जाता है। भारत में जो आंध्र प्रदेश में हैदराबाद है वहां कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र है, यानी सेंटर ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी केंद्र जो है सेंटर है, एक अत्याधुनिक कह लीजिए प्रयोगशाला है जहां डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कार्य किया जाता है। हत्या, बलात्कार, पैतृकता आदि विवादों में डीएनए परीक्षण का केंद्र होता है और जज इस केंद्र द्वारा डीएनए मैचिंग के आधार पर अपराधी को सजा देते हैं। अगले वीडियो में आप लोगों को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मैकेनिज्म समझाएंगे, अर्थात कार्यविधि बताएंगे। आशा है आप सभी लोगों को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो आज के अंक में इतना ही।